नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे और मैं ये दावा करता हूँ कि ये क्रांति के पढ़ने के बाद या इस वीडियो सेशन को देखने के बाद आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं। और फ्रांस एक ऐसा हम राष्ट्र अभी कह सकते हैं वर्तमान में कि उसके बारे में कहा जाता है कि जब इसको जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। कौन कहता है? मैटरनिक कहता है ऐसा। यहाँ तक कि जब फ्रांस की क्रांति होती है तो इस क्रांति की याद में हेगल महोदय पौधे लगाते हैं। यहाँ तक कि क्लॉब स्टॉक महोदय हैं, वो कहता है यदि मेरे पास 100 स्वर होते हैं तो मैं इस फ्रांस की क्रांति के उन्हीं 100 स्वरों से इस स्वतंत्रता देवी का गुणगान करता। आप मान सकते हैं इतनी फ्रांस की क्रांति फेमस है। और यहाँ तक कि इस फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय का, किसने कहा विवेक की विजय? कांट महोदय ने कहा। तो आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, आखिर क्या कारण थे। उससे पहले हम थोड़ी फ्रांस की क्रांति से पूर्व की जो पृष्ठभूमि है, जो राजवंश है, इसकी स्थापना या इसके संस्थापक कौन है। तो अगर हम बात करें, फ्रांस की क्रांति में एक वंश हुआ करता था और उस वंश का नाम है बुर्बो राजवंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। और इसके जो संस्थापक हैं वो है हेनरी चतुर्थ। कौन है? हेनरी चतुर्थ। क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं, क्वेश्चन आपका क्रांति से बनता है। और क्रांति के समय शासक लुई 16वां था, वहाँ से। लेकिन जो पतन की प्रक्रिया है इस राजवंश की, वो धीरे धीरे कहाँ से शुरुआत होती है? लुई 15 से लगभग। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, जैसे इनका भी योगदान रहा है। जैसे हेनरी चतुर्थ के बाद आप लगातार संख्या वाइज जैसे आप पढ़ते हैं लुई 13वां। कौन सा पढ़ते हैं? लुई 13वां। फिर आप पढ़ते हैं लुई 14वां। फिर आप लुई 15वां पढ़ते हैं। फिर आप लुई 16वां पढ़ते हैं। क्रांति लुई 16वां के समय होती है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पहले से लुई 15वें के समय बन जाती है। यानी ये राजवंश लगातार आएंगे, इस समय क्रांति होगी और इस वंश का भी क्या होगा? फ्रांस में अंत होगा। यदि हम फ्रांस की क्रांति पढ़ने से पूर्व आपको थोड़ा पृष्ठभूमि बता दें कि लुई 13वां का समय ये भी एक निर्कोण शासन था, शासन व्यवस्था पर इतना ध्यान नहीं रखता था। लेकिन इसके समय एक वित्त मंत्री बहुत अच्छा था, उसके कारण ये काम वित्त मंत्री कहे या इसका एक पीएम था, वो था रिश्लू। इसके कारण रिश्लू ने सारी शासन व्यवस्था संभाल ली, इसलिए लुई 13वें का युग तो आराम से निकल गया। लुई 14वां तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था और ये खुद कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। क्या हूँ? मैं ही राज्य हूँ। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक हुआ करता था फ्रांस का। और इसके युग को स्वर्ण काल कहते हैं, लुई 14वें के काल या फ्रांस का कहे हम, क्योंकि इसने बहुत सारी विजय अभियान किए थे और बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार करने का कार्य भी किसने किया? लुई 14वें के समय किया। लेकिन जब लुई 15वां शासक बना, ये सबसे ज़्यादा आलसी था। क्या था? आलसी प्रवृत्ति, यानी कि तलवार उठाने का भी साहस नहीं था, इतना आलसी था। कौन? लुई 15वां। और आपको बता दें, जो ये लुई 15वां है, ये तो कहता है कि मेरे सर पर ताज चुभता है, अगर मुझे मौका मिले कि मैं भी त्यागपत्र दे सकूं। कौन? लुई 15वां। और यहाँ तक कि ये लुई 15वां इतना भोगविलासी था, यानी कि ये इतना ज़्यादा भोगविलासी था कि इसने इतना धन, अत्यधिक धन खर्च किया, जिसे राजकोष इसने पूरा खाली कर दिया। और ये तो खुद कहता था कि मेरा समय तो आसानी से निकल जाएगा, मेरा समय आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आगे आने वाले राजा के लिए क्या आएगी? प्रलय आएगी। क्या आएगी? प्रलय। क्योंकि जैसे ही बेचारा लुई 16 शासक बनेगा, उस समय राजकोष बिल्कुल हो जाएगा खाली। प्रॉब्लम किसके क्रिएट होगी? लुई 13वें के समय। लेकिन लुई 13वां भी क्या, ये भी भोग विलासी था, ये भी आराम से शान शौकत से जीवन जीने वाला था। और ये तो कहता है कि मेरा समय तो इस समय निकल जाएगा। इतना खर्च करने लगा कि इसके समय ही लगभग राजकोष खाली हो गया। और इसके बाद ये जैसे शासक बना, राजकोष में एक भी चवन्नी इसको हाथ नहीं लगी। कहने का तात्पर्य, इतना खर्चा कौन कर रहा था? लुई 15। अब हम फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर कौन से कारण हैं जो इतनी बड़ी क्रांति हो गई और ये क्रांति सबसे लंबे समय तक चली, जब तक कि लोगों को प्रत्यक्ष अधिकार नहीं मिल गई। तो हम कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कारण ये है कि एक रानी थी जिसका नाम था मेरी अंतवानेट। मेरी अंतवानेट का राजा पर प्रभाव।
और इतना प्रभावित रहा राजा इससे। और ये कौन थी? ये ऑस्ट्रिया के राजा की राजकुमारी थी। यानी कि कुल मिला के जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थेरेसा थी, उसकी राजकुमारी कौन है? ये मेरी अंतवानेट। और ये बहुत ही ज़्यादा भोग विलासी थी भाई साहब। ये भी बहुत ज़्यादा क्या थी? भोग विलासी थी। और एक ये वर्साई के महलों में रहते थे शानो शौकत के साथ। वर्साई के शीश महलों में रहते थे, मतलब शानो शौकत से रहते थे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और राजा किससे प्रभावित था? इस रानी से। यहाँ तक कि ये मेरी एंटवानेट, इसकी मैं आपको सबसे बड़ी, ये किस हद तक गिर सकती हैं इसकी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। जब राजा की जो प्रजा थी वो भूखे मर रही थी, तो प्रजा इसके पास आती, इस राजा के पास, और रानी किससे कहती हैं कि हमें रोटी दो। क्या दो? रोटी दो। क्योंकि इतना कष्ट झेल रही थी कौन? प्रजा, कि हमें रोटी दो। तो ये मेरी अंतवानेट कहती है आपके पास रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते? यानी आप हद देखिए इनकी, किसकी? मेरी एंटवानेट की। तो पहला कारण तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा क्या शानो शौकत से रहते और प्रजा से क्या टैक्स वसूलते और बहुत ज़्यादा शोषण करते। दूसरा मैं कारण बताऊं तो कानून की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। जो कानून की व्यवस्था है ना, वो बहुत ख़राब थी। यानी कानूनी जो भाषा अगर हम कहें तो लैटिन थी, और लैटिन बेचारे जो प्रजा थी उसकी समझ से बाहर थी। जैसे जैसे कानून बनाते इनको पता ही नहीं चलता क्या बनाया है, क्योंकि लैटिन भाषा में बनाते थे। इससे भी प्रजा बहुत ज़्यादा तंग थी। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था में दोष। सामाजिक व्यवस्था में दोष कैसे? यानी यहाँ पर विशेष अधिकार और विशेष अधिकारहीन लोग, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लोगों का या समाज को स्टेट्स में बांटा गया। स्टेट्स में, स्टेट्स लोगों को बांटा गया। जैसे सबसे ऊपर पहला है स्त्री, फिर दूसरे नंबर पर है कुलीन, फिर तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है सामान्य प्रजा या निम्न वर्ग। सामान्य या निम्न वर्ग, ये इस प्रकार से लोग बटे हुए थे। और इस निम्न वर्ग में कौन कौन आते थे? इस निम्न वर्ग में जैसे कोई मजदूर है बेचारा, या कृषक हैं, या कुछ लोग ऐसे होते थे जो पादरी में भी क्या होते थे? गरीब होते थे। जो पादरी के गरीब लोग हैं, और कुछ लोग कुलीनों में भी कुछ लोग गरीब थे, वो भी इसमें शामिल थे। और दूसरी बात, टैक्स कौन देता? टैक्स देते तीसरे वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग टैक्स नहीं देते, ये भी टैक्स नहीं देते, लेकिन भाई साहब ये जो पादरी हैं वो टैक्स देते हैं, लेते नहीं। टैक्स देते नहीं, लेते हैं। क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। और जो धार्मिक टैक्स लेते हैं, इन्होंने उसको टाइथ कहा। क्या कहा? टाइथ। ये टैक्स प्रजा से वसूलते धर्म के रूप में। ठीक है, मतलब इतना शोषण कर रहे थे कौन? पादरी। यहाँ तक कि कुलीन वर्ग भी इनसे लूट रहे थे। क्या? टैक्स। क्योंकि कुलीन वर्ग में, कुलीन क्या होता है? प्योर ब्लड वाले, यानी ये अपनी खानदान में ही अपने बच्चों का शादी कराते हैं। यानी प्योर ब्लड के कौन थे? कुलीन वर्ग थे। और ये थे सामान्य वर्ग की जनता। अन्य करों की बात करें, अन्य कर, जैसे पहले आपने एक कर पढ़ा था टाइथ, और वो आपको पता है धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। टाइप की बात कर रहा हूँ। फिर आपने पढ़ा टाइल, फिर आप पढ़ेंगे टाइल, या इसको कहीं कहीं पर टेले भी लिखा आएगा। ये प्रत्यक्ष जो भूमि कर होता है वो ही है। ठीक है, ये भूमि कर। एक और आएगा कैपिटेशन। ये कौन सा आएगा? कैपिटेशन। जैसे व्यक्तिगत कर कहते हैं, व्यक्ति कर। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टैक्स एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। और बात करें तो विन गिनते, ये आपका आयकर था। और फिर एक आपको मिलेगा गैबेल, ये था नमक कर। ये प्रमुख टैक्स थे जो प्रजा, जो साधारण वर्ग है, निम्न वर्ग के लोग, वो ये टैक्स पे करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर नोट कीजिए इन चीज़ों को। ठीक है।
अगला कारण है बौद्धिक क्रांति। अगला क्या है, या बौद्धिक चेतना जो है, यानी कुछ ऐसे विद्वान था, ऐसे विद्वान भी थे जो लोगों को बोधना चेतना में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे आप मॉन्टेस्क्यू देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप वोल्टेयर देख सकते हैं। यानी ये मुख्यतः थे जो क्रांति ला रहे थे, ठीक है। अब बात करें मॉन्टेस्क्यू। हम सबसे पहले बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू कौन था। ये है उच्च श्रेणी, ये उच्च श्रेणी का वकील था। कौन था? उच्च श्रेणी का वकील था। इसकी प्रथम रचना है पर्शियन लेटर्स। पर्शियन लेटर्स, ये इसकी प्रसिद्ध या प्रथम रचना कह सकते हैं। और सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज, या लॉ जो कानून है। इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया इसने। क्या दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर भारत में क्या है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये क्या है? शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। इसके बारे में बताने वाले सबसे कौन है? यही है मॉन्टेस्क्यू। अगला आप पढ़ेंगे वोल्टेयर। वोल्टेयर आपका यूरोप का, इसको यूरोप का बौद्धिक देवता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूरोप का बौद्धिक देवता। क्या बोलते हैं? यूरोप का बौद्धिक देवता। इसका पहला नाटक कौन सा है? एडिप। ये पोप को विदेशी पादरी कहता है। पोप को क्या कहते हैं? विदेशी पादरी है ये तो, कि इन भ्रष्ट चीज़ों को नष्ट कर दो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने एक लेख लिखा, लेटर्स ऑन इंग्लिश। लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? वोल्टेयर आपका, ठीक है। और वोल्टेयर क्या कहता है? हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, किंतु आपके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का मैं क्या करता हूँ? समर्थन करता हूँ। ये किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था। तो ये मौखिक रूप से आप इस लाइन को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वोल्टेयर की एक और प्रसिद्ध लाइन है, अगर याद रखना चाहो तो याद रख लो, कि मैं चूहों की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद करूंगा। ये लाइन किसकी है? वोल्टेयर की है। और एक कृति है, वो ध्यान रखना, ट्री ट्राइज ऑन, अभी हम कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्री ट्राइज ऑन, ये मैं वोल्टेयर की कृति की बात कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। टॉलरेंस, और एक कृति है लुई 14वें का युग। लुई 14वें का युग, ये कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी? वोल्टेयर की, बहुत ज़्यादा। ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस या लुई 14वें का युग, ये दो कृतियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसकी? वोल्टेयर। रूसो पढ़ते हैं। रूसो ने डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स लिखा, निबंध लिखा। किसका है? रूसो का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक उपन्यास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं एमिले। क्या कहते हैं? एमिले, ठीक है। और इसने नारा दिया इसमें, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो। और नोबेल हिलियंस, इसकी बुक है जो सबसे ज़्यादा बिकी, ठीक है, मोस्ट सेल। कौन सी?
नोबिल हेलियांस, रूसो की बात कर रहा हूँ मैं। इसने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक समझौता, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेकेंड ग्रेड में ये एग्ज़ाम बना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। सामाजिक समझौता हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। किसने कहा? रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, फिर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा गया है, फिर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा गया। किस में लिखा गया है? इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, सामाजिक समझौते में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आपका रूसो। ठीक है। दिद्रो कौन है? दिद्रो, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रांस की क्रांति में। और दिद्रो ने फिलोसॉफी थॉट बुक लिखी। फिलोसॉफी थॉट लिखी। किसने? दिद्रो ने लिखी। इसकी पत्रिका का नाम है सालो। क्या नाम है? सालो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी रचनाओं को फ्रांसीसी सरकार, रचनाओं को जो फ्रांसीसी सम्राट हैं, उस फ्रांसीसी सम्राट ने इस रचनाओं को क्या कर दिया? जला दिया था। जलाने का कार्य किसका? इनको। और यहाँ तक कि 1749 को इसको जेल में डाल दिया गया। जेल में डाला गया। किसको? दिद्रो को। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आपको शब्द मिलता है फिज़ुकेटस। क्या मिलता है? फिज़ुकेटस। फिज़ुकेटस क्या है? फिज़ुकेटस। फिज़ुकेटस का अर्थ है प्रकृति का शासन। कैसा? प्रकृति का शासन। और इस फिज़ुकेटस में, ये अर्थशास्त्रियों का एक ग्रुप था, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत से हैं ऐसे, जिन द गुर्दे, नेपुर है, दिरपो द नेपुर, यानी ये मुख्यतः फिज़ुकेटस में आते हैं ऐसे विद्वान। ठीक है। ये प्रकृति का शासन का सिद्धांत पर चलते हैं। ठीक है। ये अर्थशास्त्रियों का एक ग्रुप है, फिज़ुकेटस। ठीक है। कारणों में हम आर्थिक कारण पढ़ेंगे। कौन से कारण? आर्थिक। धैर्य रखेगा। अभी तक हमारे सिर्फ कारण चल रहे हैं, फ्रांस की क्रांति नहीं हुई है। फ्रांस की क्रांति तभी बाकी है, कारण चल रहे हैं। यदि मैं लाइफ का कंपेयर आपके पेपर से कर दूं, तो पास्ट इज योर वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज योर न्यूज़ पेपर एंड फ्यूचर इज योर क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ विल टिश्यू पेपर। तो समझ सकते हैं आप इस लाइन से। अंतिम और लास्ट हम जो आर्थिक कारण हैं, जैसे आर्थिक कारणों में तुर्गो वित्त मंत्री नियुक्त किया गया उसको, और उसने कहा कि कोई दिवालियापन नहीं का सिद्धांत दिया, लेकिन इसकी भी कहाँ सुनी लोगों ने। ठीक है। दरबार से निकाला। नेकर भी वित्त मंत्री बना। उसने क्या किया? आय व्यय का ब्यौरा पूरा जनता के सामने रख दिया। राजा परेशान हो गया और राजा गुस्सा हुआ तो नेकर को भी बाहर निकाल दिया। एक वित्त मंत्री था और इसने एक चेतावनी दी थी कि भाई साहब, आप अमेरिका में अपनी सेना मत भेजो क्रांति के लिए, आगे से बहुत ज़्यादा दिवालियापन है और बढ़ जाएगा। नहीं माना, राजकोष और खाली हो गया। ठीक है। ऊपर से जो कैलोन वित्त मंत्री बना, इसने कहा कि जनता पर सामान्य टैक्स लगा दो तो धीरे धीरे राजकोष भर जाएगा। तो यहाँ तक कि इसके पास, राजा के पास एक संस्था हुआ करती थी, पालरमा। और ये जो संस्था है, ये राजा पर क्या रखती थी? अपना अधीन राजा को रखती थी। ठीक है। ये परामर्श भी देती थी, लेकिन राजा ने इसको भी क्या कर दिया? भंग कर दिया। तो जब कैलोन ने कहा कि जनता पर सामान्य टैक्स लगा दो, तो राजा ने कहा कि ये हमारे पास अधिकार ही नहीं है, हम कैसे लगा सकते हैं? ये तो अधिकार किसके पास है? स्टेट जनरल के पास है। स्टेटस जनरल के पास ये तो पावर है, ये हमारे पास तो पावर है ही नहीं टैक्स लगाने का। तो कि इसको बुला दो। तो पहली बार जो पहले भंग की गई थी उसको बुलाया गया। किसको? जो ये जनरल बैठक है, इसमें वोटिंग होती थी और वोटिंग के द्वारा टैक्स तय किया जाता था कि हमें कितना टैक्स लेना है। तो स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 को, यानी कि राजा
मान गया कि ठीक है टैक्स लगा देंगे, लेकिन क्या बुला लो, स्टेटस जनरल बुला लो, ठीक है। तो ये जनरल जैसे ही बैठक बुलाई जाती हैं, इसमें भी कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो आज हमने सिर्फ क्रांति के कारण जाने हैं, जो क्रांति की पृष्ठभूमि है वो जानी है कि किस प्रकार क्रांति, अब क्रांति कैसे आगे बढ़ेगी उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको समझ में भी आया होगा, आपके कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगला वीडियो जो आएगा, जब हम कंप्लीट फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा, आराम से आप किताब को भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।